पहले किसको कह सकते थे? नोटिस देने के बाद में 3 नोटिस देना चाहिए, बराबर है कि नहीं? अभी जो 154B क्या कहता है? बिल और नोटिस, बिल और नोटिस 90 डेज कंप्लीट हुआ कि बस नहीं चलता। मतलब ये ऐसे कुछ सुधार उसमें आ रहे हैं मेंबरशिप के बारे में। जैसा कि ये पहले जो प्रॉब्लम आते थे कि भाई किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया है तो उसको आगे किसके साथ कांटेक्ट करिए, क्या नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो उसके बारे में ये बायलॉ नंबर 154 का जो चैप्टर है उसमें भी जो डेफिनेशन है, आपको जो पहले हमने समझाया डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इसमें आया है। फैमिली का डेफिनेशन इसमें आया है। वो जो अलग अलग टाइप के मेंबरशिप ये है, ये थोड़े सब आप थोड़ा इंतजार करने के बाद में, मतलब 2-3 महीने के बाद में ये सब कुछ बायलॉज में ये आ रहा है, बराबर है? तो उसके बारे में आपको 154 ये अभी समझो पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन ये अभी आगे चल के बायलॉज में ही सम्मिलित होके ऐड होके आएगा। उसके आधार पर आप बायलॉज में ही कामकाज, मतलब उसके पहले बायलॉज के आधार पर ही आप कामकाज कर सकते हैं। तो मतलब ये 154B वो सम्मिलित होके आया है इलेक्शन के बारे में। जैसा कि इलेक्शन के बारे में जो नया जो ये आया है, कैसा है कि पहले 5 साल पहले कैसा था इलेक्शन के लिए ABCD और ऐसा, बराबर है ना? 4 ही टाइप थे, मतलब A क्लास, B क्लास, C क्लास एंड D क्लास। वो टाइम में क्या था? लेस दैट 200 मेंबर्स का जो सोसाइटी था, 1 डे प्रोग्राम था, बराबर है ना? 1 डे प्रोग्राम, 1 डे प्रोग्राम। ये जो सभी जो सोसाइटी लेस देन 200 मेंबर्स की जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये सभी सोसाइटी D क्लास में आती थी। अभी इसके साथ साथ में जो चेंज हुआ, बराबर है, चेंज होने के बाद में क्या, लेस देन 250 मेंबर की सोसाइटी E क्लास में आ गई। कौन से क्लास में? E क्लास। उसके लिए इसके पहले, ये अमेंडमेंट आने के पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जैसा एक ऑडिटर का पैनल है, एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल है, इसी टाइप में इलेक्शन ऑफिसर का पैनल बनाया। इलेक्शन ऑफिसर का पैनल ABCD सबके लिए बनाया। फिर उसके बाद में ये E क्लास आया। अभी E क्लास किसको कहते हैं? जो सोसाइटी के मेंबर लेस देन 250 मेंबर्स है, ऐसी सोसाइटी E क्लास सोसाइटी है। अभी E क्लास सोसाइटी में चेंजेस क्या आया कि पहले इलेक्शन लेने के लिए पहले हम लोगों को DDR के पास जाके, फिर उनके पास हमारा एक रिक्वेस्ट लेटर देते थे, हम उनके तरफ से वो एक प्रपोजल बना के वो पुणे में भेजते थे और पुणे से अप्रूवल होके ये आते, बराबर है? C क्लास टाइप का सोसाइटी अभी भी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन E क्लास सोसाइटी को आप लोगों को मतलब थोड़ा सा अधिकार दिया है कि आपके लेवल के ऊपर ये कामकाज आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में 5 साल पहले ये जो इलेक्शन प्रोसीजर थी वो 1 डे की थी। अभी जो ये प्रोसीजर बन गई हो मोर देन 60 डेज। वो टाइम में प्रोविजन वोटर लिस्ट डिस्प्ले करने के बाद में सजेशन ऑब्जेक्शन पर कॉल करने के लिए सिर्फ 2 दिन दिए जाते थे D क्लास सोसाइटी में, बराबर है? अभी 10 डेज थे। सजेशन ऑब्जेक्शन करेक्शन आने के बाद में फाइनल वोटर लिस्ट बनने के लिए, सब लोग बनने के बाद में फिर इलेक्शन ऑफिसर को ये करो, विद इन 10 डेज के अंदर, मतलब थोड़ा सा इंतजार करो और 10 दिन के अंदर फिर इलेक्शन प्रोग्राम शुरू करो। वो इलेक्शन प्रोग्राम शुरू करने के बाद में वो जो इलेक्शन प्रोग्राम में फर्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट कलेक्ट द नॉमिनेशन फॉर्म, फिल अप एंड सबमिट द नॉमिनेशन फॉर्म, उसके लिए 5 दिन दिए जाते हैं। लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन रिसीव्ड 5 दिन कंप्लीट होने के बाद में। स्क्रूटिनी नेक्स्ट डे। लिस्ट ऑफ वैलिड नॉमिनेशंस आफ्टर डेट ऑफ स्क्रूटिनी नेक्स्ट डे। 15 डेज विड्रॉल के लिए दिए जाते हैं। अभी हम लोगों को भी लगता है ये 15 डेज की क्या जरूरत है, लेकिन सत्ता के आगे कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। आज के सिचुएशन में हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, जो इलेक्शन रूल है, जो बायलॉज कहता है, जो एक्ट कहता है, वो प्रोविजन के आधार पर हम लोगों को कामकाज करना है। 5 साल के पहले हमारे सोसाइटी का इलेक्शन हम 1 डे में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अभी इस टाइम में हमारी सोसाइटी का इलेक्शन 1 डे में अगर हमारी मैनेजमेंट कमेटी कंप्लीट करेगी, अगर हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर ऐसे सोचेंगे इलेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम व्हाट्सएप में पढ़ते थे 250 के नीचे के मेंबर को इलेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं। एक सच्चा फ्रेंड
मैं आपका सच्चा हितचिंतक, सच्चा दोस्त, आप लोगों को तकलीफ में नहीं जाना चाहिए। जो भी प्रोविजन आया है उसी के आधार पर चलना है। हमारी सोसाइटी में मेजोरिटी बेसिस के ऊपर ही हो रहा है तो वैसे हो जाएगा, यूनानिमसली हो रहा है, वनडे में होता है तो भी यूनानिमसली होता था। अभी अगर 60 डेज का प्रोग्राम तो इलेक्शन ऑफिसर 60 डेज का प्रोग्राम करेगा ना, लेकिन उसी स्टेप से हमें जाना है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है, क्या लेना है? मेंबर के लिए आपके सोसाइटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना है, उसका सर्टिफिकेट आपके सोसाइटी के नाम से मिलेगा। आप अगर मैनेजमेंट कमेटी मेंबर है तो आपके नाम से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ये सिर्फ पुराना बायलॉज नहीं कहता है, ये 154 भी कह रहा है। इसके साथ साथ में आपकी अगर बड़ी सोसाइटी है तो आपके सोसाइटी में मैनेजर के पोस्ट के ऊपर कोई कामकाज कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग लेना जरूरी है, क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये 154 कह रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को इसी के आधार पर इलेक्शन प्रोसीजर जो भी भले, जैसा मैंने कहा कि 15 डेज विड्रॉल के लिए दिए जाते हैं, 15 डेज कंप्लीट होने के बाद में अगर समझो इलेक्शन का जो स्ट्रेंथ रहेगा वही है, कैसा कि समझो अप टू 100 मेंबर 11 मेंबर की है, मोर देन 100 200 मेंबर तक 13 15 17 19 वही है। लेकिन इलेक्शन प्रोसीजर का ये मतलब सिस्टम, ये सब कुछ ऐसा चेंज हुआ है। वही 5 दिन में ही आपको फॉर्म फिलअप करके देना है। वो फॉर्म फिलअप करते समय क्या है, उसके साथ साथ में वही है, वो एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका प्रोविजनल वोटर लिस्ट में नाम है, सेम रूल है पिछले इलेक्शन में जैसे थे। समझो एक एग्रीमेंट में 2 लोगों के नाम है, दोनों लोग मैनेजमेंट कमेटी में आ सकते हैं, क्या परमिशन एक्ट नहीं देता है। फर्स्ट प्रेफरेंस टू फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर को अगर आना है तो फर्स्ट मेंबर ने देने फॉर्म भर के देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे एग्रीमेंट में 4 लोगों के नाम है, हम चारों लोग सोचते हैं कि चारों लोग मैनेजमेंट कमेटी में जाएंगे और पूरा सोसाइटी का कारोबार हमारे हाथ में ले लेंगे, कानून उनको परमिशन नहीं देता है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मुझे अच्छे एडवोकेट, एक जगह पे हम लोग इलेक्शन देने के लिए गए थे तो वहां एक एडवोकेट ने अपने मतलब सिक्योरिटी को भेज दिया और मेरे पास, और उन्होंने बोला कि मुझे 17 फॉर्म चाहिए, मुझे एक पैनल खड़ा करना है। 17 फॉर्म, एक्ट में प्रोविजन है कि जिसको फॉर्म लेना है वो खुद आए या उसका प्रपोजल आ सकता है, उससे ज्यादा इलेक्शन ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। मतलब इसके बारे में हम लोगों को जानकारी, इलेक्शन लेना, इलेक्शन का कार्यकाल 5 साल का है, इलेक्शन लेना जरूरी है। इलेक्शन के लिए आपके सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के पहले 60 डेज कम से कम शुरू कर सकते हैं। ये टाइम में आपको थोड़ा सा स्मूथली लिया जाएगा। क्यों? कि कोविड सिचुएशन की वजह से 2 साल इलेक्शन के प्रोग्राम बंद किए थे गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए आपका कार्यकाल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसी में आपको इलेक्शन लेना भी जरूरी है। जिनका इलेक्शन पेंडिंग में है वो इलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं लिया है, एजुकेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम का आयोजन कीजिए। मतलब ये जरूरी है। एज ए मैनेजमेंट कमेटी मेंबर, एज ए ऑफिस बेरर आप लोग है तो आपकी जिम्मेदारी है। एक केस ऐसा मेरा रोड का हुआ है, उन्होंने बहुत सालों से इलेक्शन नहीं दिया था और कुछ ऑडिट भी नहीं किया था, बराबर है ना, जैसे व्हाट्सएप पर पेपर से बढ़िया रहे, उनको 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तो ये हमारे ऊपर ये ऐसा नहीं आना चाहिए। हम हाउसिंग सोसाइटी का ऑनररी बेसिस के ऊपर कामकाज करते, अच्छी ढंग से हम कामकाज कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीजों को हम के बारे में अगर हमें कुछ पता नहीं है तो बाई चांस कभी कभी हमारे स्टार हमारे कुछ खराब होते हैं, हमारे पीछे ये ग्रह लगा है, वो ग्रह लगा है, हमारे सोसाइटी का कोई ग्रह उठ के हमारे खिलाफ कुछ ये कर सकता है, तो ऐसा तकलीफ आपको ना हो, तो इसके लिए आपको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना जरूरी है। इसके बारे में भी आपको 154 भी ये पूरा गाइडेंस आपको दे देता है। तो इसके साथ साथ में आगे मतलब अदर छोटे छोटे जो मैटर्स है बायलॉ नंबर 162 टू 171 में मतलब क्या है, हमारा गार्डन है तो उसमें ये ट्रीज के बारे में ये करना है क्या नहीं, बच्चे को खेलना है। अभी समझो सोसाइटी के प्रीमाइसेस में बच्चे को खेलना है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते समय उनको कुछ मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार है, मैनेजमेंट कमेटी को उसको कुछ
स्पेसिफिक टाइमिंग दे सकती है। उनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं रखा, बच्चे खेल रहे हैं, सीनियर सिटीजन हमारे आप जैसे कोई जा रहे हैं, कोई ने उधर से ऐसा बैट मार दिया, बॉल लग गया किसी के इधर, वो गया उधर अंदर, समझो उनका कुछ हुआ, पुलिस केस हुआ। पुलिस आने के बाद में पहले चेयरमैन सेक्रेटरी को पूछेगा, चेयरमैन सेक्रेटरी को तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टेरेस के बारे में ये करना चाहिए। कोई कहता है कि मैं मेरा रेंट के ऊपर दे दो, ये करो, तेरे को क्या करना है तुमने नहीं करना। अरे ऐसा नहीं चलता है, कुछ गलती से मतलब बार बार बायलॉज का उल्लंघन करता है, वो आप सोचो मैनेजमेंट कमेटी को कोऑपरेट नहीं करता है। बायलॉज नंबर 165 कहता है कि उनको कहां तक पेनल्टी लगा सकते हैं क्या नहीं है। मतलब हमारे देश के कानून ऐसे है कि ये तो जरूरी है कि मतलब कोई गुनहगार रहेगा तो भी उसकी मतलब क्या भूमिका है, उसका क्या ओपिनियन है, वो 2-4 बार सुनने के बाद में ही विषय दिया जाता है, यह है। लेकिन अभी बायलॉज में क्या है कि उसके बारे में कितना तक हम पेनल्टी लगा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बायलॉज नंबर 165 आपको अच्छी गाइडलाइन देता है। और उसके साथ साथ में 171 की जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई का गलत इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं। मुझे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये चाहिए, मुझे पहले 15 साल का चाहिए, मुझे पहले 5 साल का चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसको समझा दो जो चाहिए आपको। मतलब ये हम लोग जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो एक्ट और बायलॉज के आधार पर कामकाज करते हैं। तो बायलॉज में अगर 171 में लिखा है कि पर पेज आपको इतना ये देने के बाद भी आप क्या देना है क्या नहीं है, उनके ऊपर आप फिर बाद में डिसाइड कर सकते हैं। देखना है तो पहले देखने का उनको अधिकार है, लेकिन कोई अगर बोलेगा मैं इसका फोटो निकाल के लेता हूँ, मैं उसका झेरॉक्स निकाल के ले लेता हूँ, तो उस टाइम उसको परमिशन नहीं दी सकती है। राइटिंग में उसका जब आएगा, उसका पेमेंट जब आएगा, तब उसको आगे डॉक्यूमेंट देने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो मतलब हमारे पास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर में, हमारे पास ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी तो कानून भी कुछ नहीं कर सकते। एक जमाना तक ही कानून ही नहीं थे, सिर्फ जबान ह्यूमैनिटी मॉरलिटी नैतिकता के अधिष्ठान के ऊपर चलता था। 1844 में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और 28 वीवर्स ने जो सोसाइटी बनाई, वो शुरू में उनके पास एक्ट नहीं था, बायलॉज नहीं था, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल उस टाइम में 5-6 प्रिंसिपल बने हैं ना, उसी प्रिंसिपल के आधार पर पूरे वर्ल्ड में आज कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रही है। लेकिन वहां क्या होता है, मराठीमध्ये एक म्हणतात तेथे पाहिजे जातीचे येरा गबाळ्याचे काम नाही, म्हणजे काय नैतिकतेचं अधिष्ठान तुमच्यापाशी पाहिजे। मॉरलिटी अगर है तो कानून की भी जरूरत नहीं। लेकिन सभी लोग मॉरलिटी को नैतिकता को मानते नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर उसमें होना चाहिए। कानून में ऐसा प्रोविजन है, हेलमेट पहनना है, क्यों नहीं? अरे हेलमेट रहेगा तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो बेटा तू बच जाएगा, लेकिन हेलमेट पहनो इसके लिए पुलिस पकड़ती है, बराबर है। तो उसके पीछे एक उद्देश्य है, उसके पीछे एक कारण है। तो इसी तरह में एक एक्ट बनाने के लिए आपकी सोसाइटी, आप सोसाइटी के मालिक है, सभी लोग मिलकर आप में एकता रखें, शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण वातावरण में आपकी सोसाइटी चलाए, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे दे, और इसके साथ साथ में आपके प्रॉब्लम आपके लेवल के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, एक फैमिली में रहने के बाद में वो बेटा बाप का मानता नहीं, मतलब मिस्टर एंड मिसेज में प्रॉब्लम हो जाते हैं। 90% बेटे कहते कि हमारे बाप जैसा मूर्ख बाप दूसरी दुनिया में कोई है ही नहीं, हो जाता है ना, वे तो एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन फिर भी एक्ट क्या है, बायलॉज क्या है, उसके आधार पर, प्रोविजन के आधार पर ये कामकाज करना, ये छोटे मोटे मैटर्स है, उसके बारे में बायलॉज नंबर 162 to 171 तक आते हैं। उसके साथ साथ में कंप्लेन, अभी कंप्लेन के बारे में एक नया एक सर्कुलर आया है, तंटा मुक्ति अभियान 26 मई 2000 समझे। एक्चुअली तंटा मुक्ति अभियान मतलब विलेज लेवल के ऊपर, मतलब क्या है कि आपके सोसाइटी का प्रॉब्लम आपके लेवल पे ऊपर ही सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए और एक कमेटी बनाओ। अभी कुछ लोगों का कहना है इससे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी है, लेकिन इतना तो है लोगों में जागृति करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी, और बाकी लोगों को छोड़ो, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो उसके बारे में क्या किया है, एक अपने अंदर एक सोसाइटी में एक कमेटी बनाओ, एनुअल जनरल मीटिंग की तरफ से एक को अध्यक्ष बनाओ, एक सेपरेट कमेटी बना के, तो एनुअल जनरल मीटिंग की तरफ से एक मेंबर को और एक अपॉइंट करो, ये 2 हो गए, बराबर है। और एक आपकी सोसाइटी का ऑडिटर, ऐसे मतलब 3-4 लोगों की ये मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए।
और वो मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, आपके मतलब जो कंप्लेन है, समझो बाय चांस आपका जो कंप्लेन है वो कंप्लेन आपके लेवल के ऊपर सॉल्व करने के लिए पहले तो मतलब मैनेजमेंट कमेटी के पास जाना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी के पास जाने के बाद में भी अगर समझो ये होता है, संस्थेची सल्लागार समिती खालीलप्रमाणे असेल, सर्वसाधारण सभेने निवडलेला अध्यक्ष मतलब ॲन्युअल जनरल मीटिंग, सर्वसाधारण सभेने निवडलेला सदस्य मतलब ॲन्युअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया एक मेंबर, संस्थेचे प्रमाणित मैनेजमेंट कमेटी का और एक मेंबर, ऐसे ये 3 रहेंगे। चौथा रहेगा सोसाइटी का ऑडिटर, सर्टिफाइड ऑडिटर है जो, और एक मेंबर रहेगा फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव। ये 5 लोग हैं। मतलब एक्चुअली जो प्रोसीजर है कोशिश चल रही है, कितना सक्सेस होता है क्या नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स या ऑफिस बेरर के नाते से हम लोगों को इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसके बारे में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम चल रहे हैं, डोंबिवली में प्रोग्राम हुआ, कल्याण में प्रोग्राम हुआ, उधर उल्लासनगर में प्रोग्राम हुआ, एक बार अपने इधर मेरे ख्याल से थाना में टिपटॉप प्लाजा में मतलब एक प्रोग्राम हुआ, अपने इधर भी और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी आप सभी लोगों को होना जरूरी है। तो ये कंप्लेन क्यों रहेगा, वो कंप्लेन के बारे में क्या है कि आपके लेवल के ऊपर आपकी कंप्लेन कैसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो प्रोविजन है बायलॉज में है, एक्ट में है, वो प्रोविजन चलती रहेगी। सब जो मैनेजमेंट कमेटी के पास कोई कंप्लेन लिखे गए, मैनेजमेंट कमेटी अपने मीटिंग में जो डिसीजन देती है वो उनको राइटिंग में आपने दे दिया, अगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसके पास जा सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग के पास तो जा सकता है, वो तो चलते रहेगा। लेकिन पहले अगर वो इसके पास जाएगा तो नहीं चलेगा, तो फिर मैनेजमेंट कमेटी के पास से अगर वो ये कमेटी है उसके पास जाएंगे, यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में जा सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में सेटिस्फाइड नहीं है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार सिटी से सेटिस्फाइड नहीं है डीजीएन के पास जा सकते हैं, वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, कोकन भवन बराबर है वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है पुणे में जा सकते हैं, कमिश्नर के पास वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है चलो मिनिस्टर के पास, मतलब वहां तक यहाँ तक जाने का मतलब ये कुछ चीजों मतलब पॉइंट्स के बारे में सिर्फ कोर्ट में ही जाना है। तो मतलब कौन सी कंप्लेन किधर कैसे जाना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी ने कंप्लेन के बारे में कैसा कामकाज करना चाहिए, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कमेटी को जो गाइडलाइंस मिलेगी बायलॉ नंबर 172, 173 एंड 174, कंप्लेन का सब्जेक्ट, कंप्लेन का पॉइंट कैसे हैंडल करना है, बायलॉ नंबर 172, 173 एंड 174 इंपॉर्टेंट है चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स के लिए। 172, 173 में क्या है कि आपके पास कंप्लेन आने के बाद में कितना दिन में कैसे आप उसका डिसीजन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो लिमिटेशन दिया है, वो स्पेसिफिक पीरियड में आपको वो कंप्लीट करके उनको देना है। अगर वो कंप्लेन मतलब ऐसी टाइप की है आपके लेवल के ऊपर वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे कहां जाएंगे, इसके बारे में मैनेजमेंट कमेटी वो कंप्लेनर को गाइडेंस दे सकती है। क्या है, पुलिस स्टेशन रिलेटेड कंप्लेन है तो मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, उसके पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा। कंप्लेन अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिलेटेड है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही जाना चाहिए। कंप्लेन अगर कोर्ट से रिलेटेड है तो कोर्ट में ही जाना चाहिए। कोर्ट में कौन से कोर्ट में जाना चाहिए, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना जरूरी है तो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में जाना जरूरी है तो सिविल में ही जाना है, बराबर है। एबीसीबी का कंप्लेन है एबीसीबी के पास जाना चाहिए, फेडरेशन का कोई कंप्लेन है फेडरेशन के पास जाना चाहिए। तो इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस, कौन से टाइप के रजिस्टर ऑफिस के पास कौन से कंप्लेन लेके जा सकते हैं, उसका पूरा डिटेल लिस्ट बायलॉ नंबर 174 में आपको दिया है। अब देखो बहुत अच्छा मतलब स्टडी करने के लिए समझो एक बार देखेंगे ना और पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो इतना इंटरेस्ट आता है कि बस पढ़ते जाओ, इतना नॉलेज मिलते जाता। हाँ इतना है कि एक बार सिर्फ आप रीड करेंगे पढ़ेंगे तो फिर मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, बार बार जितना मौका मिले उतना पढ़ो, उसका आपको लॉन्ग लाइफ, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम जीवित है तब तक आपको इसका बेनिफिट, इसका फायदा मिलेगा। ये नॉलेज ये बाहर आपको किधर भी नहीं मिलेगा, ये नॉलेज आपके पास है, ये स्टडी मटेरियल आपके पास है, इसके लिए ये पढ़ो, ये बायलॉज पढ़ना आपको जरूरी है। अभी टोटल मैंने जैसा कहा था कि टोटल बायलॉज में कितने हैं 175 पॉइंट,
175 नंबर का जो पॉइंट है वो स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट के लिए कुमार सर ऐसा कहते हैं कि कन्वेंस डीप कन्वेंस 101 रिकवरी के बारे में, ये रीडेवलपमेंट के बारे में, ऐसे अलग अलग पॉइंट के ऊपर एक लेक्चर आप रख सकते हैं। और मुझे गर्व है आप सभी लोगों के ऊपर कि थाने एरिया में बहुत सारे हाउसिंग फेडरेशन है। कोई कोई हाउसिंग फेडरेशन में तो मारामारी चलती है, कोई कोई हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन में मेंबर्स के नाते से कामकाज करने के लिए आने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन हम जगह जगह पे जाने के बाद में ये कहते हैं फेडरेशन वसंत विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव एसोसिएशन जो चलता है उनका कामकाज बहुत ही अच्छा है। आप अपनी सोसाइटी के लिए जो अच्छी ढंग से कामकाज करते हैं वो बहुत बहुत सराहनीय है, कौतुकास्पद है, गौरवास्पद है। हमें आपके बारे में गर्व है, सिर्फ इनके बारे में नहीं, आप है करके ये है। तो आपको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और आप सभी लोगों ने मिलकर यहाँ कम से कम समय में, मतलब आपको जो बायलॉज के बारे में ज्यादा तो डिटेल में नॉलेज नहीं मैं दे सकता, मैं देना चाहता हूँ लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है। 12:30 बजे है, आपको घर पे जाना है, फैमिली मेंबर्स इंतजार करते हैं, खाने का समय हुआ होगा, बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए जो बायलॉज है, बायलॉज का स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद में भी नेक्स्ट टाइम में आगे आगे हम मिलते रहेंगे। और ये जो आपका ट्रेनिंग का जो ये है, आप ट्रेनिंग अटेंड किया है और आपके सोसाइटी में आप ट्रेनिंग आप आयोजन करेंगे, उसका जो सर्टिफिकेट है वो सोसाइटी के नाम से मिलेगा, यहाँ का सर्टिफिकेट है वो पर्सनल मेंबर के नाम से मिलेगा, बराबर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सहकार, जय वसंत विहार। थैंक यू। Sir, I have to ask you something. You said there was one circular which is going in the WhatsApp about video recording of the AGMs. Is it there or not? There was some resolution passed in 2010. Ashwin, see, at the start of the program, we had announced that this will not be an interactive session. One, because the moment we start taking questions, it will be an unending kind of a program. We thank Mr. Chandanji for giving such a good overview of the Act and the bylaws. So today's program specifically was for a broader view of the Act and bylaws. So this couldn't be a very detailed kind of session. Hence, we are not expecting any interaction today. One. Secondly, we intend to have a series of programs from the Apex where we will be inviting all the society and society representatives. It will be an open session for all. Secondly, we also expect to have one interactive session, because there can be several questions which are there prevailing on everybody's mind. After today's training program, Chandanji has provoked us to go and dive into the Act and rules. There are so many myths that what we follow, whether it is parking, whether it is about rental and lease apartments, or whether it is about who should be the member, what are the roles and duties of the nominee, what are the roles and duties of the managing committee, who can be a member. All these questions which are there, they are definitely in everybody's mind. As we are working day to day, everybody may come across so many questions. So we will have an interactive session, a good session wherein we will expect maximum participation from all the members of the society. But we can have a maximum participation and then we can have an interaction. So there will be the experts sitting here who can address to all our questions. One. Secondly, we also from Apex we intend to have a series of training programs. This again will be an open training program from the Apex to guide on specific issues. Say it is redevelopment, then we can have one session on redevelopment.
whether it is transfers, whether it is about rentals, whatever. So whatever are the issues, so I request that if there are certain broader points which can come from the society, that we expect to have training on these issues. So considering the feedback from all the societies, we can arrange these kind of programs. I'm sorry, Ashwin, that we couldn't have this interactive session here, because then it will be a never-ending session. The way we have to also wind up, they also may not be that prepared to answer all the questions. So I thank Chandraji sir. We have done a very good session, a very good program. Thank you. On behalf of Vasant Vihar Societies, we thank Mr. B.D. Kale Sahib, we thank Mr. Vittal Alwar Sahib, and also Mr. Ashok Gadge Sahib. Thank you so much for having this discussion here, or rather, having this training session. And you have also pointed out very rightly that it is imperative that we all conduct these kind of sessions even in these societies. So we can definitely plan to have interactive sessions and also training sessions individually for the society. So there is an awareness even amongst our members. There can be no debate, argument, or misconduct in the society. So thank you so much. Thank you. One more request to all the representatives here. Kindly send the details of all the members of your societies, your individual societies, the name of the member, the age, the contact number and email ID to the Apex for our data and record purposes, please. Thank you so much.